आज इस विशेष सभा में उपस्थित कोटा नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं कि आप यहां उपस्थित हैं और मुझे भारतीय संस्कृति सभ्यता तथा यूरोप की संस्कृति और सभ्यता के विश्लेषण का आपके बीच में प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। मैं इस आयोजन में सम्मिलित सभी संस्थाओं का बहुत आभारी हूँ। रोटरी परिवार की सभी संस्थाओं का आभार व्यक्त करता हूँ। लॉयंस परिवार की सभी संस्थाओं का आभार व्यक्त करता हूँ। कोटा जूनियर चैम्बर परिवार की सभी संस्थाओं का आभारी हूँ। भारत विकास परिषद की सभी संस्थाओं का आभारी हूँ, जिनके संयुक्त प्रयासों से ये संभव हुआ है। मैं पहले भी कई बार कोटा आ चुका हूँ और आप में से कई नागरिकों ने मेरे व्याख्यान को सुना होगा। आज एक विशेष व्याख्यान के लिए आपके बीच में आया हूँ। भारत देश की आज़ादी को 60वां वर्ष शुरू हो गया है। हमारे देश में परंपरा और मान्यता के अनुसार षष्ठी पूर्ति हुआ करती है। जब किसी परिवार में किसी नागरिक की उम्र 60 वर्ष हो जाती है तो उसकी षष्ठी पूर्ति का कार्यक्रम होता है। मैं भी ऐसा ही मानता हूं कि अपने देश की आज़ादी की षष्ठी पूर्ति मनाई जाए, लेकिन ये एक विशेष तरीके से। वो विशेष तरीका क्या या विशेष बात क्या? हमारा देश जिस आज़ादी के 60वें साल में प्रवेश कर रहा है, उस आज़ादी के सबसे बड़ा कारण था हमारी गुलामी। उस गुलामी की कुछ मान्यताएं, उनका विश्लेषण हम करें इस आज़ादी के 60वें साल में। ऐसी दृष्टि से मैं आपसे कुछ संवाद करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। अंग्रेज़ों के पहले काफ़ी दिनों तक हम फ्रांसीसियों के, पुर्तगालियों के गुलाम रहे और उसके पूर्व कुछ समय तक भारत के कई इलाकों में मुग़ल साम्राज्य भी रहा। इस गुलामी के दौर ने हमें हमारी संस्कृति और सभ्यता से काफ़ी कुछ दूर कर दिया। एक बहुत बड़े भारत के इतिहासकार हैं जिनका नाम है श्री धर्मपाल, संयोग से वो मेरे गुरु भी हैं। वो बार बार एक गहरी बात हम सभी को कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जिस देश की आज़ादी चली जाती है, उस देश का सब कुछ चला जाता है। जिस देश की स्वतंत्रता चली जाती है, उस देश का सब कुछ चला जाता है। अगर हमारी आज़ादी चली गई तो हमारा बहुत कुछ चला गया। ये हमें दिखाई देता है, दस्तावेज़ों में पढ़ाई देता है। जिस देश की आज़ादी चली जाए, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा, उसकी मान्यता, उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसका जीवन जीने की शैली, उसका आचार विचार, ये सब चला जाता है। गुलामी का सबसे बड़ा अभिशाप होता है अपनी हर चीज़ से वंचित हो जाना। दुर्भाग्य से भारत दुनिया में अकेला ऐसा देश है जिसकी गुलामी बहुत लंबे समय तक चली है। अलग अलग समय पर अलग अलग देश गुलाम हुए, लेकिन उनकी गुलामी लंबी नहीं रही। कोई देश 50 वर्ष में आज़ाद हो गया, कोई 60-70 वर्ष में आज़ाद हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 100 वर्षों में आज़ाद हो गया। लेकिन भारत अकेला ऐसा देश है जिसको आज़ाद होने में सैकड़ों वर्ष लगे। अब गुलामी लंबी चली तो हमारी सभ्यता और संस्कृति से हमारा वंचन भी बहुत लंबा चला। भूल गए हम हमारी सभ्यता और संस्कृति को। और दुर्भाग्य दूसरा हमारा ये हुआ कि जिन देशों ने हमको गुलाम बनाया, जिन जातियों ने हमको गुलाम बनाया, उन जातियों की, उन देशों की बहुत सारी अपसंस्कृति और असभ्यता को हमने अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। कई बार तो हम ये तय नहीं कर पाते हैं कि हम अपने जीवन में जो कर रहे हैं वो भारतीय है या अभारतीय है, भारतीय है या विदेशी है, वो करने लायक है या छोड़ने लायक है। कई बार हम ये तय नहीं कर पाते। कारण क्या है? हमारे मन में और हमारे मस्तिष्क में स्पष्टता बहुत कम हो गई है, अपने बारे में, दूसरों के बारे में। इससे भी ज़्यादा दुर्भाग्य इस देश का ये रहा कि हमने बाहर की जो सभ्यता और संस्कृति है, जिसने हमें लंबे समय तक गुलाम बनाया, विदेशी सभ्यता अगर हम उसको माने, तो उसकी बहुत सारी बातों को हमने मन और मस्तिष्क को बिना उपयोग में लाए हुए चुपचाप स्वीकार कर लिया। हमने कभी यूरोप की सभ्यता और संस्कृति से आने वाले जो तत्व थे, जो विचार थे, उनका कभी विश्लेषण नहीं किया। यूरोप से आए हुए जो शासक लोग थे, उन्होंने अपने बारे में जो कुछ कह दिया
हमने उसी को अंतिम सत्य मान लिया। जैसे सभी अंग्रेज हिंदुस्तान में आकर ये कहा करते थे कि भगवान ने हमको भारत पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए ही पैदा किया है, तो हमने मान लिया कि शायद ऐसा ही होगा। कभी कभी वो कहा करते थे कि हमारी जो सभ्यता है, अंग्रेजी सभ्यता या अंग्रेजी संस्कृति, वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से बहुत ऊंची है। हमने वो भी मान लिया। कई बार वो हमको कहा करते थे कि जो उनकी तकनीकी है और उनका जो विज्ञान है वो भी भारत की तुलना में बहुत ऊंचा है। हमने उसे भी मान लिया। कई बार वो कहते थे कि हमारी जो मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, वो सभी वैज्ञानिक हैं और भारत की जो मान्यताएं और परंपराएं हैं वो सब अंधविश्वास है। वो भी हमने मान लिया। और ये मानने के चक्कर में हम बहुत डूबते चले गए। मुझे एक पुरानी कहानी याद आती है जिसको इस समय मुझे कहने में बहुत अच्छा लगेगा। हमारे भारत देश में एक महान वैज्ञानिक हुए श्री जगदीश चंद्र बोस। आप जानते हैं कि सारी दुनिया ने उनकी विद्वता को माना और उनको दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला। श्री जगदीश चंद्र बोस ने अपनी जो कुछ भी किया जीवन में, उसके बारे में समय समय पर बहुत कुछ लिखा। उन्होंने लेख लिखे, व्याख्यान दिए। उनके बहुत सारे लेख मैं मेरे विद्यार्थी जीवन में पढ़ता रहा, क्योंकि मैं भी विज्ञान और तकनीकी का विद्यार्थी रहा। प्रोफेसर बोस का एक लेख जो बाद में उनकी आत्मकथा जैसा बन गया, बहुत चर्चित है पूरी दुनिया में। उसके शुरू के 2-3 वाक्य मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले वैज्ञानिक वो थे जिन्होंने ये सिद्ध किया कि पौधों में जान होती है, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, उनको भी सुख दुख का अनुभव होता है, उनको भी प्रेम, दया और करुणा का अनुभव होता है। जैसे मनुष्य को होता है वैसे ही पौधों को होता है। ये सत्यापित करने वाले, सिद्ध करने वाले वो पहले वैज्ञानिक बने। भारत में यूं तो हजारों साल से ये कहा जाता रहा है कि पौधों का जो जीवन है वो मनुष्यों के जैसा ही है। जैसे हम किसी बच्चे को बड़ा करते हैं वैसे ही कोई वृक्ष भी बड़ा होता है। जिस तरह से बच्चा सुख दुख, प्रेम, करुणा, दया का अनुभव करता है वैसे ही वृक्ष करता है। ये हमारे देश में हजारों वर्ष पहले एक बड़ा शास्त्र लिखा गया, वृक्ष आयुर्वेद। उसमें कहा गया, वृक्ष आयुर्वेद में जिन्होंने ये कहा वो एक बड़े महान ऋषि थे। उनका नाम था भरद्वाज। भरद्वाज ऋषि का नाम हम सब जानते हैं। उन्होंने सबसे पहले ये कहा भारत में कि पेड़ पौधों का जीवन वैसा ही होता है जैसे मनुष्यों का होता है। और ऋषि भारद्वाज का जो समय है वो आज से लगभग 3.5 से 4 हजार साल पहले का है। तो ये जो महान ऋषि पहले बोल गए उसको श्री जगदीश चंद्र बोस ने आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत और तर्कों पर सिद्ध कर दिया और इसीलिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने जो लेख लिखा है उसके कुछ वाक्य हैं जो आप कभी मत भूलना। वो ये कहते हैं कि जब मैं ये प्रयोग कर रहा था कि पौधों में जान होती है, पौधे सांस लेते हैं, उनको दया, प्रेम, करुणा का अनुभव होता है, तो मैंने एक प्रयोग किया और वो प्रयोग ये था कि उन्होंने अपने घर में कुछ पौधे लगाए और उनके 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्से में कुछ पौधे, दूसरे हिस्से में कुछ पौधे। प्रोफेसर बोस लिखते हैं कि मैं रोज सवेरे उठता था और एक हिस्से के पौधों के सामने जाके भरपूर गालियां देता था। गालियां कैसी देता था? तुम निकम्मे हो, तुम नकारा हो, तुम नालायक हो, तुमसे कुछ हो नहीं सकता, तुम बहुत कुरूप हो, तुम्हारी त्वचा का रंग खराब है, तुम में कोई गुण नहीं है, दुर्गुण ही दुर्गुण भरे हुए हैं। सारी गालियां उनको वो देते थे। थोड़ी देर के बाद वो दूसरे हिस्से के पौधों के पास आते थे और उनको कहते थे कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे गुण बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा रंग बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छे दिखते हो, तुम्हारे इतने सारे गुणों का मैं मेरे जीवन में कोशिश कर रहा हूँ आचरण करने का। तो दूसरे हिस्से के पौधों के सामने वो कुछ अच्छी अच्छी बातें करते थे। परिणाम क्या हुआ? खुद प्रोफेसर बोस कहते हैं कि थोड़े दिन के बाद उन्होंने देखना शुरू किया कि जिन पौधों को वो गालियां देते थे वो मुरझाते चले गए, खत्म होते चले गए और थोड़े दिन के बाद पूरे सूख गए। और जिन पौधों को उन्होंने बखान किया था उनके गुणों का, सद्गुणों का, और अच्छा बोला था, वो पौधे हरे भरे रहे और बहुत तेजी से उनका विकास हुआ।
प्रोफेसर बोस ने यह समझाया कि अगर पौधों के सामने हम उनके अवगुणों की चर्चा करें और हर समय उनको निकम्मा, नालायक और बेकार सिद्ध करें तो वो भी मुरझा जाते हैं। मैंने प्रोफेसर बोस की इस बात को आज के व्याख्यान का आधार बनाया है। अंग्रेजों ने 200-250 साल हमारे साथ यही किया। तुम नालायक हो, निकम्मे हो, नकारा हो, तुम्हारी त्वचा काली है, तुम्हारे गुण खराब हैं, तुमको सभ्यता नहीं आती, तुमको संस्कृति नहीं आती। हम गोरे हैं, बहुत अच्छे हैं, सभ्यता हमारे पास है, संस्कृति हमारे पास है, सद्गुण हमारे पास हैं, हम भगवान के दूत हैं, भगवान ने सीधे हमको भारत पर राज्य स्थापित करने के लिए भेजा है। ये वो हमको 250 साल कहते रहे। जो प्रोफेसर बोस के पौधे कुछ महीने ही गालियां सुनने के बाद मुरझा गए, तो भारतवासी तो 250 साल ये गालियां सुनते रहे। उनका क्या हुआ होगा, जरा कल्पना करिए, क्या हुआ होगा। वो तो बिल्कुल आत्महीनता की स्थिति में आ गए। उन्होंने तो ये मानना ही बंद कर दिया कि हमारे देश में कुछ अच्छा भी है, हमारी सभ्यता में, संस्कृति में कुछ बेहतर भी है, हमारे पास कुछ सद्गुण भी हैं। ये मानना ही हमने बंद कर दिया। और ये गिरावट और आत्महीनता इतनी 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 नीचे गिर गई कि हमारे देश का जो शासक वर्ग है उसके अंदर कूट कूट कर भर गई। और समय समय पर हमारे देश के शासक वर्ग ने बार बार हमको ये याद दिलाया कि देखो, अंग्रेज बहुत अच्छे थे जो हमको शिक्षा दे गए, अंग्रेज बहुत अच्छे थे जो हमको टेक्नोलॉजी दे गए, अंग्रेज बहुत अच्छे थे जो हमको विज्ञान सिखा गए, अंग्रेज बहुत अच्छे थे जो हमको सभ्यता सिखा गए। और ये शासक वर्ग हमारा पिछले 59 साल से यही गा रहा है। अब वो ये कहते हैं कि चूंकि अंग्रेज बहुत अच्छे थे, सभ्यता अच्छी थी, संस्कृति अच्छी थी, तो उनके यहाँ से जो कुछ भी आएगा वो सब अच्छा होगा। तो हमने क्या किया, आज़ादी के बाद अंग्रेजी न्याय पद्धति को अपना बना लिया, आज़ादी के बाद अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को अपना बना लिया, आज़ादी के बाद अंग्रेजी विज्ञान और तकनीकी को अपना बना लिया, आज़ादी के बाद अंग्रेजी मान्यताओं को अपना बना लिया, आज़ादी के बाद अंग्रेजी भाषा को अपनी मातृभाषा जैसा बना लिया, आज़ादी के बाद अंग्रेजों का खान पान हमने अपना लिया, आज़ादी के बाद उनका पहनावा, उनकी भूषा हमने ओढ़ ली। आज़ादी के बाद ऐसी कोई चीज़ बची नहीं हमारे पास जिसको हम कहें कि ये अपना है। अब मुश्किल क्या हुई कि हमने ये बिना सोचे समझे हमारे शासक वर्ग के कहने पर अपना तो लिया, लेकिन अंदर से जो हमारा दिल है, जो हमारी आत्मा है, उसकी जड़ें कहीं थोड़ी बहुत भारतीय संस्कार में डूबी हुई हैं, तो हमारी खिचड़ी बन गई। और उस खिचड़ी में रोज रोज जीवन में मैं देखता हूं, ना तो हम भारतीय रह पाए, ना पूरी तरह से अंग्रेज बन पाए। बहुत अच्छा होता कि हम सब पूरी तरह से अंग्रेज बन जाते तो शायद इस देश का कुछ भला तो हो ही जाता, या बहुत अच्छा होता हम पूरी तरह से भारतीय हो जाते तो और भी भला होता। अब हम ना अंग्रेज हैं ना भारतीय हैं, हमारी खिचड़ी हो गई है, हमारा कचूमर बन गया है, हमारा सलाद बन गया है, या मिक्स्ड वेजिटेबल हो गया है, या मिक्स्ड फ्रूट हो गया है, जो कुछ आप कहें, ये हमारे जीवन में आया।